आपकी डायरेक्टली बुक में से, ठीक है, द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अमंग द फॉलोइंग इज, ठीक है, द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ठीक है, अच्छा विद्युत चालक कौन सा है, सबसे बेस्ट वाला। और इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करो आप सभी लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी सारे एग्जाम में आ चुका है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि सबसे बेस्ट वाला कौन सा इलेक्ट्रिक कंडक्टर है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत अच्छे से फ्लो हो जाती है। तो आंसर जो होगा फ्रेंड्स आप लोगों को होगा चांदी, ठीक है, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, ठीक है। तो चांदी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना, यहां पर में सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी उसमें से सबसे आसानी से फ्लो हो सकती है, सबसे तेजी से। फिर हम लोग हमारे घरों में चांदी के वायर क्यों नहीं लगाते? जब सबसे अच्छा कंडक्टर ये है तो चलो हम नहीं लगा सकते, अरे अंबानी तो लगा सकता है, अंबानी अपने घर में चांदी के वायर क्यों नहीं लगाता? क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है, अगर मान लीजिए कि इसको लगाया, इसके वायर अगर आप लोग यूज करोगे चांदी के, ये सबसे अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, सबसे अच्छा सुचालक है, ठीक है। लेकिन अगर इसके वायर इसका यूज करोगे ना तो इलेक्ट्रिसिटी इतना स्पीड में निकल जाएंगे यहां से कि आप लोगों को उसका यूज करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं, हमारे यूज केस के लिए जो हमें चाहिए वो करते हैं हम लोग कॉपर के वायर का इस्तेमाल, तांबे के वायर का इस्तेमाल। लेकिन सबसे ज्यादा स्पीड में इलेक्ट्रिसिटी कहां से फ्लो हो सकती है? सबसे अच्छा कौन सा है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में, मतलब एक्सपेंसिव की बात नहीं है, एक्सपेंसिव तो भाई अंबानी के लिए चांदी या सोने के वायर लगा सकता अगर वो मान लो उसको जरूरत पड़ गई तो, ठीक है। तो सबसे अच्छा है सुचालक चांदी, लेकिन फिर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तांबा, क्योंकि हमारे को जितनी जरूरत है भाई उसको वो तांबा पूरा करता है। हमेशा सबसे अच्छा सुचालक है तो सबसे अच्छा काम हमारे लिए करेगा, इसे जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना फ्रेंड्स। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर में चांदी जो है फ्रेंड्स सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी बोलो, सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? चांदी है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चांदी 1K हो गए सर, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। 1000 से ज्यादा हो गया है यहाँ पर में लाइव जो है लाइक भी हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली जल्दी से। फिर उसके बाद में आप लोगों का कॉपर, ओके। हम लोग तांबे का इस्तेमाल करते हैं, चांदी का नहीं करते, क्योंकि चांदी से आपको पता है फ्रेंड्स कि वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा ही कंडक्टिव कर देता है, हमारे लिए वो इलेक्ट्रिसिटी काम की ही नहीं रहेगी अगर हमने उसका इस्तेमाल किया नहीं तो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो बेस्ट हमारे लिए यूज केस है तांबा, उसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पर में तेलुगु लोगों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर, तेलुगु लोगों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर किसने धरना दिया था और उनकी बाद में मृत्यु भी हो गई थी? क्योंकि वो धरने पे बैठ गए थे, करीब 56 दिनों तक वो धरने पे, मतलब कि अनशन पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे कि अलग तेलुगु राज्य बनाया जाए। पहले क्या था भारत में, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर में मद्रास राज्य हुआ करता था। उनका मानना था कि नहीं भाई एक अलग आंध्रा राज्य बनना चाहिए करके, एक अलग राज्य बनना चाहिए, आंध्रा राज्य, तेलुगु लोगों के लिए, तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए। वो 56 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे, सरकार ने उनकी बात नहीं मानी और उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर बाद में आंध्रा राज्य बनाया गया भाषा के आधार पर, तेलुगु लोगों की भाषा के आधार पर। तो वो थे फ्रेंड्स पोट्टी श्रीरामलुलु। तो पोट्टी श्रीरामलुलु जो है फ्रेंड्स, इन्होंने, आप लोगों को याद रखना है कि 1953 के अंदर में धरना दिया था, ठीक है। 56 दिनों तक इन्होंने धरना दिया और भूख हड़ताल की, बट सरकार ने बात नहीं मानी कि अलग राज्य बनाया जाए। बट जब वो मर गए और फिर बहुत ज्यादा दंगे फसाद और बढ़ गए, तब सरकार को झुकना पड़ा और पहला राज्य बना था आप लोगों का भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को। तो फर्स्ट जो स्टेट था जो भाषा के आधार पर बना था वो था आंध्र प्रदेश, ये भी याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है, आंध्र प्रदेश। नाउ फ्रेंड्स, इसके अलावा जो है आप लोगों को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टिब्रेट, ठीक है। कोई बात नहीं, चलता है, अभी छुपा देता हूं उसको मैं, ठीक है। घूंघट में चांद होगा और घूंघट में यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी होगा अब हमारा। बताइए, अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। कल क्लास नहीं हुई थी या बिल्कुल क्लास हुई थी यार? कल तो हुई थी क्लास, कल भी। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं उतने यहाँ पर मैं लाइक होते रहेंगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ ऐसे ही आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ, इमेजेस के साथ में, ताकि आप लोगों को एग्जाम के अंदर में फायदा हो, ठीक है। कल जो है फ्रेंड्स आप लोगों की टेस्ट लेने की सोच रहा हूं मैं, तो मुझे बता देंगे आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि कल टेस्ट ले ले। कल संडे है, कल टेस्ट लेने के लिए मैं सोच रहा हूं, तो बताएंगे आप लोग कितने लोग चाह रहे हैं यहाँ पर में चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अगर मैं बात बताऊं आप लोगों, तो सांप जो है ये वर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट का मतलब या कशेरुकी का मतलब क्या होता है? कशेरुकी का मतलब होता है जिसके पास में रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी स्केलेटन होता है, उसको बोलते हैं कशेरुकी, ठीक है। रीढ़
हड्डी आप लोगों की। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स सांप के पास में रीढ़ की हड्डी होती है। अब आप लोग सोचोगे कि सर सांप के पास में कहाँ रीढ़ की हड्डी होती है? तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारे वर्टिब्रेट है उनके अंदर में आते हैं जितने भी मैमल्स है, हम लोग जैसे हम मैमल्स है, बिल्ली है, शेर है, ठीक है, जो भी बेबीज को जन्म देते हैं वो सारे के सारे मैमल्स होते हैं। इसके अलावा बर्ड्स वगैरह इनका भी स्केलेटन होता है, इनका जो है ढांचा होता है, हड्डी का ढांचा होता है उनका। वैसे ही फ्रेंड्स जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल के अंदर में आता है आप लोगों का सांप भी, रेप्टाइल्स के अंदर में, ठीक है। तो ये सांप देखिए, आप सांप अगर सांप ऐसे देखोगे तो ऐसे दिखेगा, लेकिन अगर आप सांप जब मर जाता है उसकी स्किन वगैरह पूरी निकल जाती है, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर मैं इस तरीके से। कल संडे कैसे, अरे यार कल संडे नहीं है क्या? पता ही नहीं चल रहा यार कि कल कौन सा दिन कब है करके। आज कौन सा दिन है? अच्छा सैटरडे नहीं है। पता ही नहीं चल रहा कौन सा दिन कब है करके, मतलब देखो ये हो गया है, जो भी दिन है कल, ठीक है। अच्छा कल फ्राइडे, कल तो और नहीं ले सकते, फिर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि तो काम करते हैं, सैटरडे को करते हैं, ठीक है। 24 को लेते हैं अपन टेस्ट, ठीक है, 24 को। तो आप लोग तब तक पढ़ भी लीजिए 24 तक। तो यहाँ पर मैं सांप देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोगों को देखिए, उसका ढांचा दिखेगा, हड्डी का ढांचा, तो ये उसकी वर्टिब्रेट है, ये उसकी कशेरुकी है, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैं इस तरीके से रीढ़ की हड्डी है उसके पास में। कल नहीं करेंगे, परसों के दिन कर लेंगे, ठीक है। तो रेप्टाइल जो है फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों का क्या होता है, ये भी आपका वर्टिब्रेट कशेरुकी के इसमें आता है। जिसके पास में बैकबोन होती है, जिसके पास में रीढ़ की हड्डी होती है, उसको वर्टिब्रेट कहा जाता है। तो इनमें से आपका स्नेक जो है, सांप जो है, वो कशेरुकी है। केवल 56% लोगों ने आंसर दिया था, 56% लोगों ने, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट टाइम से याद रखना, अर्थवर्म के पास में, अर्थवर्म को आप ऐसा पिचका के देख लो या तोड़ के देख लो उसको, ठीक है। अगर पता नहीं आप लोगों ने किया ही नहीं किया, मैंने तो अर्थवर्म का ऑपरेशन किया था 12th स्टैंडर्ड के अंदर में। अर्थवर्म को काटने बोला था उन्होंने हमको, ठीक है। पहले उसको बेहोश किया, फिर उसको काटा, फिर उसके बाद में वो कॉकरोच का ऑपरेशन करने के लिए बोला था, कॉकरोच को भी ऑपरेशन किया, वो साबुन के पानी में डुबा के पहले उसको बेहोश किया, फिर काटा। तो मतलब कुछ नहीं होता उनके अंदर में, मतलब हड्डी उड्डी नहीं होती है। तो अर्थवर्म में नहीं होती है, राउंड वर्म वैसे ही अर्थवर्म जैसा ही दिखता है, वो भी उसमें भी नहीं होती। मिलीपेड भी एक छोटा सा आपका होता है कीड़ा टाइप का, उसके अंदर में भी हड्डी नहीं होती। सांप के अंदर में हड्डियां होती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? सदफ बोल रहे हैं मैंने मेंढक को डिसेक्ट किया था ग्रेजुएशन में। हाँ बिल्कुल यार, वो कुछ भी करवाते थे, ये भी कर लो। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? राज्यों का आकार, प्राकृतिक संसाधन, भाषा, नदी, जल विवाद। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि 1953 के अंदर में एक आंदोलन हुआ था, आपको पता है, ठीक है। पोट्टी श्रीरामुलु ने जो है 56 दिनों तक भूख हड़ताल की थी और उनकी डेथ हो गई थी। वो चाहते थे कि भाषा के आधार पर एक अलग तेलुगु राज्य बनाया जाए। पहले सरकार नहीं चाहती थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों के दोनों भाषा के आधार पर राज्य बनाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में उनको झुकना पड़ा, ठीक है। सरदार पटेल की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू थे उनको झुकना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू ने बोला ठीक है, क्या करते हैं, एक जो है कमेटी बनाते हैं, और कमेटी जो है उसको बोला गया कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाए, भाषा के आधार पर अलग, फिर मतलब पूरा किया गया कि भाई भाषा के आधार पर किस प्रकार से राज्य बनाए जा सकते हैं। आप देख सकते हो उस समय में कुछ इस प्रकार से दिखता था हमारे भारत का नक्शा, ठीक है, 1951 के अंदर में। फिर इसके अंदर में क्या किया गया, भाषा के आधार पर पूरा का पूरा भारत का नक्शा बदल के ऐसा कर दिया गया था, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, भाषा के आधार पर बदलकर इस तरीके से कर दिया गया था भारत का नक्शा 1956 के अंदर में। चलो अच्छा, तो किस आधार के ऊपर में किया गया था इनका? भाषा के आधार पर। 1956 के अंदर में, 1956 के अंदर में जो अधिनियम आया था वो भाषा के आधार पर लाया गया था, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। आपको बताना है कि किस आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 लाया गया था? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है फ्रेंड्स, और आप लोगों की एससीईआरटी में भी दिया हुआ है। और आपको पता है कि आप लोगों को बोला गया है कि आप लोगों ने ये सब पढ़ना है, इसी वजह से क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोगों को। वो कमेटी का नाम क्या था?
बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का आंसर होगा फजल अली कमेटी। तो फजल अली कमीशन जो है इसका गठन किया गया था आप लोगों का 1953 के अंदर में, 1955 के अंदर में 1956 के अंदर में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और 1956 के अंदर में एक एक्ट बनाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन विधेयक, ठीक है। और भारत के संविधान में संशोधन किया गया, 7वें नंबर का संशोधन था वो, जिसके आधार पर हमारे भारत का नक्शा पूरा बदल दिया गया, पूरे राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया भाषा के आधार पर। तो फजल अली कमीशन बनाया गया था 1953 के अंदर में, सिफारिश करने के लिए कि भाई भारत का नक्शा कैसा होना चाहिए, कौन से इलाके को कौन से राज्य में रखना चाहिए। उन्होंने सिफारिश दी कि भाषा के आधार पर कौन से इलाके को कौन से राज्य में रखा जाए, कौन से इलाके में रखा जाए। और फजल अली कमीशन के आधार पर ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया गया 1956 में, इसको संसद ने पास किया। 7वें नंबर का संविधान संशोधन था वो, और इसके आधार पर भारत का नक्शा पूरी तरह से बदल गया, ठीक है। तो फजल अली आयोग बनाया गया था। फजल अली जो है फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए, तो किस आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था? तो फजल अली कमीशन की सिफारिश पर किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, केचुए अपने ब्लैंक के माध्यम से सांस लेते हैं। केचुए, देखिए फ्रेंड्स, जनरली यहां पर मैं बोल रहा है कि केचुए जो है सांस कैसे लेते हैं। 1800 लोग हो गए यहाँ पर में और 900 के करीब लाइक है, ये तो बहुत नाइंसाफी है। आधे लोगों ने ही लाइक किया है यहाँ पर में। जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी यहाँ पर में दबाते रहेंगे, लाइक एंड शेयर का बटन दबाते रहेंगे फ्रेंड्स, तभी जाके मजा आएंगे कि यार आप लोगों के लिए और ज्यादा जो है ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आने हैं। सभी लोग एक साथ दबा दीजिए ताकि पूरी टीम मोटिवेट हो जाए, सारे के सारे लोग जितने भी बचे हुए। केचुए अपने ब्लैंक के माध्यम से सांस लेते हैं, त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं फ्रेंड्स, ये आप लोगों को याद रखना है। कि देखिए एक एनिमेशन के थ्रू मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर में क्या होता है कि जब केचुआ जो होता है उसकी स्किन थोड़ी सी गीली होती है। अगर इसकी स्किन यहाँ पर में गीली है, ठीक है, गीली है, और गीली होने के साथ में मान लीजिए वो हवा के साथ में संपर्क में है, हवा के अंदर में है, पानी में मिट्टी में दबा हुआ वगैरह नहीं है, हवा के साथ में संपर्क में है, तो क्या होगा कि गीली जो इसकी त्वचा है वहां पर में ब्लड बहने लगेगा, ठीक है, ऊपर मतलब बाहर से नहीं अंदर से, ठीक है। तो वहां से गीली त्वचा पे से ब्लड बहने लगेगा और वो क्या करेगा, हवा में से ऑक्सीजन को सोख लेगा। यहाँ पर में हीमोग्लोबिन रहता है उसके ब्लड के अंदर में, वो क्या करेगा, हवा में से ऑक्सीजन को सोख लेगा। हवा को ऑक्सीजन को बोलेगा आजा आजा आजा, जल्दी आजा, बैठ जा, चल, ठीक है, भाग चलते हम दोनों, ठीक है। तो एयर में से जो है फ्रेंड, एयर में से मॉइस्ट जो स्किन है, जो गीली त्वचा होती है इसकी आपके तो हम की केचुए की, वो क्या करती है, हवा को अपने अंदर में ले लेती है, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, त्वचा से सांस लेता है ये, गीली त्वचा से। बेसिकली याद रखेंगे आप लोगों को, वेट या गीली जो त्वचा होती है उससे सांस लेता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। जी हाँ, ये आपके जितनी भी जनरल स्टडीज के जितने भी पेपर्स आप लोगों के, उन सभी में काम आएगा आपको। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आंसू जल, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है आप लोगों का, ये जो है फ्रेंड्स इसके अंदर में कुछ भी आयन नहीं होते जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने दे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो रेन वाटर है आपका, उसमें क्या होगा, उसमें बहुत सारे हवा में से पार्टिकल्स, जो भी धूल मिट्टी कण वगैरह जो होते हैं वो मिल जाते हैं इसके अंदर में। तो अगर एक तरफ से आपने इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया, ठीक है, एक तरफ से अगर मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कण के माध्यम से, ये कणों के माध्यम से जो पानी के अंदर में मिले हुए हैं उसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी इधर फ्लो होगी और ये बल्ब जलने लगेगा। लेकिन वही अगर मैं डिस्टिल्ड वाटर की बात करूं आप लोगों से, जिसमें कोई भी कण नहीं है, पूरी तरह से साफ पानी है, साफ पानी जिसमें कोई भी कण अशुद्धि नहीं है, पूरी तरह से शुद्ध जल है, प्योर वाटर है ये। तो प्योर वाटर में कोई भी आयंस नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी जो है पार्टिकल्स वगैरह कुछ भी इसके अंदर में नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ आकर जो है वो फ्लो नहीं हो पाएंगी, यहाँ तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि पानी अकेला नहीं ले जा सकता। पानी जो है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो पानी अकेला यहाँ तक नहीं ले जा पाएगा और बल्ब नहीं जलेगा।
तो डिस्टिल्ड वाटर जो साफ पानी होता है आप लोगों का, बिल्कुल प्योर वाटर, वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर में से फ्लो नहीं होने देता है। रेन वाटर में से क्यों करंट लगता है? क्योंकि रेन वाटर के अंदर में अशुद्धियां होती है, उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ना कि पानी के कारण। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। साफ पानी में से या डिस्टिल्ड वाटर में से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती आप लोगों की, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। तो आंसर यहां पर मैं आप लोगों को हो जाएगा आंसू जल, डिस्टिल्ड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है भाभर, एलुवियल प्लेन्स और तराई, ये 3 इंपॉर्टेंट जोन है उत्तरी भारत के अंदर में। आपको बताना है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ में इनका करेक्ट ऑर्डर क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग। ज्योग्राफी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की ज्योग्राफी के अंदर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पोल दे देता हूं इस क्वेश्चन का आप लोगों को, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं जी। 8 में कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए सिंपल सी बात है, 96978844, ठीक है, ये नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिए आप, आपको जानकारी मिल जाएगी। या फिर आप लोगों का एक दूसरा तरीका है 7611101101, 76 11 101 101, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी हासिल कर सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहाँ पर मैं भाबर तराई की, तो क्या होता क्या है ये। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं आप लोगों से हिमालय की, तो यहाँ पर मैं आप लोग ये हिमालय देख सकते हो। मान लो ये आप लोगों का भारत का मैप है, जनरली ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है इधर साइड में, ठीक है। तो ये क्या है आप लोगों का, ये है आप लोगों का हिमालय। हिमालय है यहाँ पर मैं नेपाल के अंदर में से, देखो हिमालय जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर मैं नेपाल में से हिमालय जा रहा है यहाँ पर। इसके बाद में जैसे ही हिमालय के नीचे आते हैं, यहाँ पर में पथरीली भूमि आप लोगों को दिखाई देंगी, थोड़ी सी पथरीली भूमि है, पथरीली भूमि। क्यों? क्योंकि ये हिमालय से जो भी पत्थर उत्तर टूट टाट के आए थे वो यहाँ पर में पूरे जमा है, पथरीली भूमि। इस पथरीली भूमि को भाबर बोला जाता है। बताओ, हिमालय के फुट हिल्स पर, हिमालय के जस्ट नीचे में, मेरे साथ में इमेजिन करो, हिमालय है, मान लो मैं हिमालय हूँ, हिमालय के जस्ट नीचे में यहाँ पर में क्या पड़े, बहुत सारे पत्थर वगैरह पड़े हैं, तो हिमालय के फुट हिल्स पर बोला जाता है, ठीक है। उसके तलहटी पर क्या पड़े हुए हैं, क्या है वहां पर में, तो वहां पर में जो है फ्रेंड्स याद रखना, बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, पत्थर पथरीली जमीन है, उस जमीन को भाबर कहते हैं, भाबर, ये याद रखिए आप लोग, ठीक है, भाबर। तो हिमालय के जस्ट नीचे में, हिमालय के शिवालिक जो रेंज है ना, हिमालय की सबसे नीचे वाली, सबसे साउथ वाली जो श्रृंखला है शिवालिक, उसके नीचे में यहाँ पर में आप लोगों के भाबर पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है। फिर पत्थरों के थोड़ा सा सामने अगर आप जाओगे तो यहाँ पर में आप लोगों को दलदली भूमि मिलेंगी, यहाँ पर में बिहार तक, पूरा बिहार तक फैला हुआ है यहाँ पर में, ठीक है। ज्यादातर पार्ट उसको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर में। तो यहाँ पर में क्या है आप लोगों का, दलदली भूमि है, दलदली भूमि, पहले पथरीली भूमि, ठीक है, फिर बाद में दलदली भूमि। तो जो दलदली भूमि उससे होती है उसको तराई कहा जाता है। तो पहले भाबर है फिर तराई है, पहले भाबर है फिर तराई है, पहले भाबर है फिर तराई है, ये याद रखना है आप लोगों ने, भाबर फिर तराई, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने। और उसके बाद में फिर ये मैदानी इलाका है आप लोगों का, ठीक है। ये यहाँ पर में ये पूरा का पूरा क्या है आप लोगों का, ये मैदानी इलाका है, ये याद रखेंगे आप लोग। ये इधर में यहाँ से क्या होता है फ्रेंड्स, बेसिकली जो नदियां होती है ना, वो अपने साथ में बहुत सारी चीजें, बहुत सारा मटेरियल बहा कर लेकर आती है। नदियां जब ऊपर से आ रही होती है हिमालय पे से, तो वो क्या करती है, नदियां यहाँ पर में पूरा का पूरा ये फैला देती है अपना मटेरियल, जब बाढ़ वगैरह आता है तब। तो यहाँ पर में एलुवियल सॉइल आप लोगों की बिछ जाती है, मिट्टी बिछ जाती है आपकी, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। बिहार के अंदर में भी आपको मिलेंगी जलोढ़ मिट्टी बहुत सारी, जब भी बाढ़ वगैरह आती है कोसी नदी में या गंगा नदी में, जब भी बाढ़ आएंगी तब आप लोगों को जो है वो बाढ़ के साथ में बेसिकली वो मिट्टी, पूरा जो न्यूट्रिएंट्स है, जो मिनरल है, खनिज है, वो फैला देती है, खेती करने में उससे आसानी होती है बाद में। तो फ्रेंड्स बेसिकली आप लोगों ने क्या याद रखना है यहाँ पर में, सबसे पहले क्या था, भाबर था, फिर तराई था, फिर आप लोगों का एलुवियल सॉइल या फिर जलोढ़ मिट्टी वाला इलाका था। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। अब बताओ सभी लोग इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से आप आंसर कीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों का क्या आएगा यहाँ पर में, सबसे पहले आएगा आप लोगों का भाबर, ठीक है, फिर आएगा आप लोगों का तराई वाला रीजन, और फिर आएगा एलुवियल प्लेन, ठीक है। पहले भाबर, फिर तराई वाला क्षेत्र, और फिर आप लोगों का आएगा, ठीक है, एलुवियल प्लेन्स। तो कितने, केवल 18% लोगों ने आंसर किया था, केवल और केवल 18% लोगों ने। देखिए हिमालय है फ्रेंड्स, ठीक है, हिमालय है,
हिमालय के जस्ट नीचे में क्या है, भाबर का क्षेत्र है, पथरीली भूमि है आप लोगों की, पथरीली भूमि। फिर आप लोगों की दलदली भूमि है जिसको तराई बोलते हैं, और फिर है मैदानी इलाका जिसको आप लोग एलुवियल प्लेन बोलते हो, जलोढ़ मैदान बोलते हो, जलोढ़ मैदान। इसी वजह से आप लोगों को क्या है, जितने भी लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं मेहनत, वो आगे निकल जाएंगे। ये 18% लोग या 20% लोग जितने भी है वो लोग आगे निकल जाएंगे। और जिन लोगों ने गलत भी किया है लेकिन फिर भी डटे हुए हैं कि नहीं अब सीखेंगे, सीख कर आगे बढ़ेंगे, गलत हुआ तो कोई बात नहीं, अगले बार सही करेंगे, ठीक है, ऐसे जो लोग अप्रोच रखेंगे वो आगे निकल जाएंगे आप लोगों का, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स बारी आती है आप लोगों की कि यहाँ पर मैं नॉर्थ से साउथ पूछा था उसने, तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि उत्तर से पूछा था, इसी वजह से ये वाला आंसर है आप लोगों का, ठीक है। बेसिकली नॉर्थ से साउथ पूछा था ना, हिमालय है यहाँ पर मैं मान लीजिए, फिर यहाँ पर मैं पथरीली भूमि थी, पथरीली भूमि, फिर दलदली इलाका, ठीक है, इसको भाबर बोला हम लोगों ने, भाबर, भाबर, फिर इसको हम लोगों ने बोला तराई, तराई, और यहाँ पर मैं आपका जलोढ़ मिट्टी का मैदानी इलाका है। तो उत्तर से देखेंगे भाबर, तराई और जलोढ़ मिट्टी का इलाका, सिंपल तो है, ठीक है, भाबर, तराई और जलोढ़ मिट्टी का इलाका, सिंपल, ठीक है। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलो एक बार जल्दी से यहाँ पर मैं सभी लोग लिख देंगे कि सर अगले बार गलती नहीं करेंगे, कोई बात नहीं सर, सीखने के लिए तो आए हैं हम यहाँ पर, में किसी ने डिमोटिवेट नहीं होना है, सीखने के लिए। अगर आता होता तो क्यों करते, बीपीएससी एग्जाम नहीं लेती, डायरेक्टली आप लोगों को जो है दे देती पद। सीखने के लिए आए हैं और सीखकर ही आगे बढ़ेंगे। एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगिनर। हर एक्सपर्ट, हर जो यहाँ पर में एक विशेषज्ञ होता है वो कभी ना कभी शुरुआत करता है अपने जिंदगी में, गलतियां करता है फिर आगे बढ़ता है। और इसी का एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा फ्रेंड्स, इसी चीज से रिलेट करते हुए कि आपके एक भाई साहब है जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के पहले वो कई बार, ठीक है, हजारों बार वो फेल हुए। उन्होंने कहा कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो आज आपके पास में इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं होता, ठीक है। उन्होंने हार नहीं मानी फ्रेंड्स और वो लगे रहे, और फाइनली जो है फ्रेंड्स थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने जो है बल्ब का आविष्कार कर लिया। तो ये तो आपके पास में डायरेक्ट एग्जांपल्स है फ्रेंड्स हमारे सामने रियल लाइफ के। तो गलत होने से क्यों डरना, गलती करने से क्यों डरना। उन्होंने कहा था कि मैंने 1000 बार फेल नहीं हुआ हूं, मैं 1000 तरीके ढूंढ चुका हूं जिससे कि बल्ब नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो ये फेल्यूर कहा है, ये तो एक तरीके से खोज है कि इससे नहीं बन सकता बल्ब। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों ने सीखना है, मेहनत करनी है, जो चीज गलत हो रही है उसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। और मैं कराऊंगा आप लोगों को रिवाइज, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने, ठीक है। जितने बार हो सकेंगे उतना बार रिवाइज करेंगे। अभी भी 2 महीने हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ जो बच्चा मेहनत कर लेगा वो हो सकता है वो टॉपर बन जाए, अगर आज भी उसने अपनी तरफ से पूरी तरह से मेहनत कर ली तो, ठीक है। चलिए, तो थॉमस अल्वा एडिसन जो है फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, अमेरिका के थे और इन्होंने जो है बल्ब का आविष्कार किया था। याद रखना है आप लोगों ने, इन्होंने फोनोग्राफ, डिक्टोफोन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ऑटोग्राफिक प्रिंटर, बहुत सारी चीजों का और भी आविष्कार किया है, लेकिन मेन जो इनको माना जाता है वो माना जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर में कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी से लाइक और शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में लाइक का बटन दबा दो जल्दी से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है पहुंचने में मदद मिले। टाइमिंग 1 बजे का करना यार, क्योंकि एक्चुअली ना आदित्य मेरी जो है 2 बजे भी क्लास होती है मेरी, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल है कि मतलब मैं वाईटी के ऊपर मैं करूँ, 2 बजे फिर से क्लास होती है तो फिर बहुत ज्यादा वो दिक्कत हो जाएंगी इस वजह से। तो टंगस्टन जो है फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल किया जाता है मेनली, ये याद रखना है आप लोगों ने, टंगस्टन का, ओके। तो ये जो फिलामेंट होता है ना बल्ब के अंदर में, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर में, ये जो इस्तेमाल किया जाता है, ये जिसमें से जो आपको जो जलता है, ये बेसिकली जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो गर्म हो जाता है और जलने लगता है, तो आपको लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी आपसे जो है रोशनी हो रही है। बेसिकली क्या हो रहा है, वो गर्म हो जाता है, और इसके गर्म होने के कारण जो रोशनी निकलती है वो आप उसको समझते हो कि वो बल्ब जल रहा है करके। अंदर में गैस भरी हुई होती है, इनर्ट गैस, इनएक्टिव गैस, ताकि कोई रिएक्शन ना हो, ब्लास्ट वगैरह ना हो जाए आपका। तो इनर्ट गैस, इनर्ट मतलब निष्क्रिय गैस इसके अंदर में भरी हुई होती है, और ये टंगस्टन का फिलामेंट होता है यहाँ पर में लगा हुआ, टंगस्टन, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो विद्युत बल्ब के अंदर में जो फिलामेंट होता है, जो ये जो चीज है आप लोगों की जो लगी हुई है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के आप लोग क्या करते हो, उसको गर्म करते हो, उसको जलाते हो, ठीक है, ताकि रोशनी निकले उसमें से, वो आपका टंगस्टन है, ये याद रखना है आप लोगों ने।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है। इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये पिघलता नहीं। इसमें से बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी अपन पास करवाते हैं, गर्म होके एकदम लाल हो जाता है, लाल पीला हो जाता है। लेकिन देखो, ठीक है, मैं टंगस्टन राज हार नहीं मानेगा ऐसा बोलकर वो जो है ना पिघलता नहीं है, एकदम गलनांक उसका जो है बहुत ज्यादा है। पिघलूंगा नहीं मैं, ठीक है, मैं नहीं पिघलूंगा, मैं रोशनी देता रहूंगा, जलूंगा, लाल पीला हो जाऊंगा, लेकिन पिघलूंगा नहीं, ऐसा वो टंगस्टन कहता है। और टंगस्टन जो है उसका गलनांक बहुत ज्यादा है, थर्मल कंडक्टर है वो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा, इसी वजह से तो वो उसको पूरा वो हो गया, लाल पीला हो गया वो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो रही है। लेकिन उसने हार नहीं माना और इसीलिए वो घर घर में मौजूद है, इसी वजह से उसकी पहचान है। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो अपने आप को जलाएगा, जो अपने आप को काबिल बनाएगा वो करेगा, ठीक है, जो नहीं बनाएगा वो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, सिंपल सी बात है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट इज यूज्ड फॉर फूड? इनमें से कौन सा वाला पार्ट है जो खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ में इसकी एक लिस्ट है वो भी टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगा, क्योंकि वो आपकी बुक में से निकाला गया पूरा का पूरा डेटा है। जल्दी जल्दी से एक बार लाइक एंड शेयर कर देंगे आप लोग, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन ऐसी फील हो कि और आप लोगों के लिए ऐसी मेहनत करते रहनी है। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में छाल जो है आप लोगों की, इसको नहीं खाते आप लोग, कभी भी ऐसा नहीं करते कि पेड़ के पास गए और पेड़ में से ऐसा तोड़ के निकाली उसकी छाल और खा लिया गप 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 गप, ऐसा निकाला और तोड़ा छाल को और खा लिया गप गप, ऐसा नहीं करते आप लोग। आप लोग जो है जड़ खा सकते हो, आप लोग जड़ मतलब बेसिकली आप रूट वो तो खाते हो ना, गाजर मूली वगैरह, ठीक है, पत्तियां भी खा सकते हो आप लोग, पत्ता गोभी खाते हो आप लोग, फ्लावर भी खा सकते हो आप लोग, है ना, कचनार वगैरह, बहुत सारी चीजें आप लोग जो खाते हो, ये बार्क नहीं खाते ना आप लोग, छाल जो होती है। ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि लीफ, फ्रूट, सीड, फ्लावर, रूट, स्टेम कुछ भी खाया जा सकता है, ये सारी चीजें खाई जा सकती है। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ में जो है ना दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर मैं ये शेयर करने वाला हूँ, DANISHSHEI, ठीक है, SHEIKH, ठीक है, स्पेलिंग ठीक से लिखना, देखो मैं अपनी स्पेलिंग भूल गया, SHEIKH। तो जड़े जो है उसमें आता है गाजर, ये पूछ सकते कि कौन सा जड़ है, कौन सा पत्ता है, कौन सा फूल है वगैरह वगैरह। ठीक है, गाजर, आलू, प्याज, ये सब क्या है आप लोगों के जड़ों के उदाहरण है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और फाइबर होता है, विटामिन तत्व इसके अंदर में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं आप लोगों के। पत्ते जो है मतलब बेसिकली सलाद पत्ता, जो पालक है आपका, सरसों का साग, पत्ता गोभी, ये सब पत्तों का एग्जाम्पल है आप लोगों का। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, पत्तों के उदाहरण। उसके बाद में फूल में फूल गोभी आप लोगों की ब्रोकली खाई होंगी अगर आप लोगों ने, तो वो पत्तों के एग्जाम्पल है, आप लोगों के फूल के एग्जाम्पल है बेसिकली वो। ठीक है, फल, सेब, संतरा, केला, बीज भी आप खाते हो, सेम, चावल, ये सब क्या है, ये सब आप लोगों के क्या है, ये आपके बीज है, बेसिकली बीज है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर में मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। ध्यान से आप लोगों को क्या करना है, सिंपली दानिश शेख सर्च करना है टेलीग्राम के ऊपर में, DANISHSHEIKH। ठीक है, 55,000 से भी ज्यादा बच्चे उसके अंदर में, आप लोग उसके अंदर में सर्च करके जुड़ सकते हो। इसके अलावा टीचिंग परीक्षा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी सर्च कर लेना आप लोग, टीचिंग परीक्षा, उसमें भी मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नोन एज राइस बाउल ऑफ बिहार? किसको बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है? चावल का कटोरा बोलो, धान का कटोरा बोलो। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी जल्दी सभी लोग। वेरी गुड, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स दरभंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने, दरभंगा जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, दरभंगा को, ठीक है, चावल का कटोरा कहते हैं आप लोग। ओके, इसके अलावा फ्रेंड्स राइस बाउल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? भारत के धान का कटोरा किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। आंध्र प्रदेश के अंदर में ये यहाँ पर में जो कृष्णा और गोदावरी का जो इलाका है, कृष्णा गोदावरी के बीच का जो इलाका है, यहाँ पर में चावल की अच्छी खासी खेती होती है, इसी वजह से फ्रेंड्स इसको भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। और वही अगर बिहार के धान का कटोरा की बात करें तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट को। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में दोनों से भी पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है,
दोनों पूछ सकते हैं आप लोगों से। आंध्र प्रदेश को जो है भारत के धान का कटोरा और दरभंगा को बिहार के धान का कटोरा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों से। आपको बताना है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा वाला सबसे शुष्क मरुस्थल है, सबसे ड्राइएस्ट मरुस्थल है आप लोगों का। मतलब ऐसा मरुस्थल जिसके अंदर में आप लोगों को जो है कम से कम बारिश देखने के लिए मिलेगी और सूखा सूखा है, बिल्कुल बहुत ज्यादा सूखा है वो। बताओ जल्दी से। सबसे सूखा मरुस्थल बताइए जल्दी जल्दी। तो सबसे सूखा मरुस्थल की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आप लोगों का आटाकामा डेजर्ट जो है ये सबसे सूखा है, सबसे ड्राइएस्ट है। कहां पर में मिलेगा आप लोगों को ये भी बता दीजिए। साउथ अमेरिका के अंदर में, दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। सहारा जो है ये अफ्रीका के अंदर में है, अफ्रीका के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में गोबी डेजर्ट आप लोगों का आपको एशिया में मिलेगा, एशिया में। और कालाहारी ये भी अफ्रीका में मिलेगा आप लोगों को, अफ्रीका के अंदर में, ठीक है। तो सबसे सूखा अगर कोई मरुस्थल है, सबसे शुष्क सबसे सूखा वाला मरुस्थल, तो वो आप लोगों का है फ्रेंड्स आटाकामा डेजर्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर में है आटाकामा डेजर्ट, आप लोगों का सबसे सूखा मरुस्थल कहलाता है ये पूरी दुनिया का, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दोआब का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे आप सभी लोग। दोआब का मतलब क्या होता है, ठीक है। दोआब का मतलब होता है फ्रेंड्स एक ऐसी जमीन जो दो नदियों के बीच में है, ठीक है। तो अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दो नदियों के बीच की जमीन को आप दोआब के नाम से जानते हो। दो नदियों के बीच की भूमि दोआब के नाम से जानी जाती है। दोआब, दो नदियों के बीच की भूमि। जैसे फॉर एग्जांपल गंगा और यमुना, ठीक है। तो गंगा और यमुना के बीच का जो इलाका है ना, इसको दोआब बोला जाता है। तो दो नदियों के बीच वाले इलाके को आप लोग दोआब के नाम से जानते हो, ठीक है। ऐसे काफी सारे दोआब हमारे भारत के अंदर में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। काफी सारे दोआब है, ठीक है। वैसे ही सिंध सागर दोआब इज लोकेटेड एरिया ऑफ, सिंध सागर दोआब आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये डोब नहीं, दो आब कर लेना इसको, सिंध सागर दो आब, दो आब, ठीक है। सिंध सागर दोआब जो है ये कौन से दो नदियों के बीच में है, सिंध सागर दोआब, ठीक है। आब का मतलब नदी नहीं होता है, आब का मतलब पानी होता है बेसिकली। आब का मतलब पानी, आब फारसी भाषा में आब का मतलब पानी होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, ठीक है। आब मतलब पानी। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सिंध सागर, इसका मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ध्यान से देखिए आप लोग। अगर मैं बात करूँ ये सिंधु नदी, ये सिंधु नदी है आप लोगों की, ध्यान से समझना आप लोग, ये सिंधु नदी है, ठीक है। और ये है आप लोगों की झीलम नदी, झीलम नदी। तो सिंधु नदी और झीलम नदी के बीच का जो इलाका होता है उसको सिंध सागर दोआब बोला जाता है। सिंधु नदी और झीलम नदी के बीच के इलाके को आप लोग क्या बोलते हो, सिंधु नदी और झीलम नदी के बीच वाले को सिंध सागर दोआब बोला जाता है। फिर उसके बाद में आप लोग झेलम नदी और चेनाब नदी के इलाके के बीच वाले को बोलते हो जेच दोआब, जेच, झेलम और चेनाब, जेच दोआब, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स रावी नदी, ठीक है, और चेनाब नदी के बीच वाले इलाके को बोला जाता है रेचना दोआब, रेचना दोआब, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। रावी नदी और आप लोगों की यहाँ पर में जो ये सतलज नदी आप लोगों की, ठीक है, ये है सतलुज नदी, ठीक है। यहाँ पर में ये सतलज नदी आप लोगों की, ठीक है। तो रावी नदी और सतलज नदी वाले के बीच को बोलता है रीबा या फिर बारी, दोनों ही बोला जाता है। तो रीबा या फिर बारी, मेनली इसको बारी दोआब बोलते हैं आप लोग, तो बारी दोआब के नाम से आप लोगों को इसको याद रखना है। बिस्ट दोआब होता है आप लोगों का ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच में, बिस्ट दोआब, ठीक है, बिस्ट दोआब। तो कैसे याद करेंगे हम लोग इसको, देखो झीलम और इंडस नदी के बीच वाला आप लोगों का इलाका, जो पहली दो नदियां हैं आप लोगों की, ठीक है। सबसे पहले सिंधु नदी आप लोगों की जिसको इंडस के नाम से आप लोग जानते हो, ठीक है, इंडस के नाम से जानते हो आप लोग। फिर झीलम आती है, फिर चेनाब आती है, फिर रावी आती है, फिर ब्यास आती है और फिर सतलज आती है। तो इन दोनों के बीच का जो इलाका है, इन दोनों के बीच का जो इलाका है यहाँ पर में, उसको सिंध सागर दोआब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। झीलम और चेनाब के बीच वाला जो इलाका है, ध्यान से समझना भी, क्योंकि इसके ऊपर मैं बेस्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं आप लोगों से। झीलम और चेनाब के बीच वाला जो है इसको जेच, जेच दोआब बोलते हो, जेच दोआब, ठीक है, ओके। इसके अलावा चेनाब और रावी के बीच वाला जो इलाका है उसको रेचना दोआब बोला जाता है, रेचना दोआब, रेचना, रेचना दोआब, ठीक है, रेचना दोआब, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये ब्यास है बेसिकली, ये बी है, बी, रावी ब्यास। अच्छा, ब्यास और सतलज के बीच वाले को क्या बोलते हो, बिस्ट दोआब, बिस्ट, बिस्ट दोआब, ठीक है, बिस्ट दोआब। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स रावी और सतलज के बीच वाले को आप लोग बारी दोआब के नाम से जानते हो, बारी दोआब के नाम से, ठीक है, बारी।
तो धीरे धीरे कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा आप लोगों को, ऐसी कोई बात नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं मेहनत करवा दूं आप लोगों से, तो यहाँ पर मैं आप लोगों का रिस्पांस मुझे मिल जाना चाहिए कि सर हाँ करवा दो, जितनी मेहनत करवाना है करवा दो, बस पेपर क्लियर करवा दो, ठीक है। तो मैं करवा दूंगा। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से, जितने भी लोग देख रहे, 2300 से ज्यादा लोग देख रहे, जल्दी जल्दी 2000 से ज्यादा लाइक का नंबर चाहिए मुझे, ठीक है। जो बाकी के 300 बच्चे पड़े हो, सर हमारा नहीं भी हुआ तो चलता वाला काम रहेगा उन लोगों का, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग यहाँ पर मैं बता देंगे कि जी हाँ सर करवा दीजिए, तो मैं मेहनत करवाने के लिए आप लोगों से रेडी हूँ। ओके, सिंध सागर दोआब, इंडस रिवर और झीलम रिवर के बीच में है सिंध सागर दोआब, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। मैं आप लोगों को याद कराऊंगा। यहाँ पर मैं कुछ बच्चे देखो, सर इतना सारा याद कैसे होगा, सर इतना सारा कैसे याद कर गया, सब गया पूरा पानी में गया। अरे तो फिर इतना सा याद नहीं कर सकते, इतना सा मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है। फिर चाहिए भी सारी चीजें, तो ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। करोड़ों बेरोजगार है भारत के अंदर में, ठीक है। लाखों लोग एग्जाम देंगे, ठीक है। कुछ जॉब्स है तो उसके अंदर में कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो बिस्ट दोआब, ठीक है, ब्यास और सतलज नदी के बीच में है, ब्यास और सतलज नदी के बीच में, ये याद रखना है आप लोगों ने। दोआबा या दोआब जिसको बोलते हैं, बिस्ट दोआब, ठीक है, ब्यास और सतलज के बीच में। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो यहाँ इस तरीके से, ठीक है। आप लोगों का ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच में है बिस्ट दोआब, ठीक है। सिंधु नदी, सिंधु और झीलम के बीच में सिंध सागर दोआब, झीलम और चेनाब के बीच में जेठ दोआब, चेनाब और रावी के बीच में है रेछना दोआब, रावी और चेनाब के बीच में रेछना, और रावी और सतलज के बीच में है बारी दोआब, ठीक है। चलो एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसमें कोई बात है पगले तुम्हारे लिए? थोड़ा सा कोशिश कर लो वहां पर में एक बार उन दोनों को मिलाकर, शब्दों को मिलाकर, या ऑप्शन एलिमिनेशन की तकनीक का इस्तेमाल करके कोशिश करो। ये उत्तराखंड पीसीएस में आया था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। थैंक यू पीयू जी। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आप लोगों के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। बिस्ट दोआब से आप लोग एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। ब्यास और सतलज, तो ब्यास और सतलज मतलब कि एक ही जोड़ी जो है आप लोगों की लगने वाली है 3 के साथ में, एक ही जोड़ी लगने वाली है 3 के साथ में, एक ही जोड़ी 3 के साथ में, और यहाँ पर में एक ही जगह पे लगी हुई है, यहाँ पर में 3 के साथ में, ठीक है। उसके बाद में आप लोग और कौन सा लगा सकते हो, बारी दोआब भी आप लगा सकते हो कि रावी और सतलज नदी के बीच में है, रावी और सतलज नदी, रावी और सतलज नदी, ठीक है। तो रावी और सतलज आप लोगों का, ठीक है, बारी, या फिर आप लोग जो है यहाँ पर में जस्ट अ सेकेंड, एक तो हो गया आप लोगों का। दूसरा वाला अगर आप लोगों से बारी दोआब के बारे में बात करें तो रावी और ब्यास नदी यहाँ पर में दिया हुआ है, बट एक्चुअल में फ्रेंड्स ब्यास नदी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर में सतलज नदी होना चाहिए था आप लोगों का, सतलज होना चाहिए था, क्योंकि वो सतलज नदी के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर में आप लोग इसको करेक्शन कर लेना, सतलज होना चाहिए था वहां पर में, ठीक है। सतलज नदी के बीच में है आप लोगों का बारी दोआब। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं आप लोगों से रेछना, ठीक है, रावी और चेनाब, रावी और चेनाब, तो 3 की जोड़ी 1 के साथ में लगने वाली है, तो 3 की जोड़ी 1 के साथ में यहीं पे लगी हुई है, एक ही जगह पे आप लोगों का। जच बोलो या फिर छज बोलो, एक ही बात है, वो उल्टा इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, कोई बात नहीं आती, वो एक ही बात है वो, ठीक है। चेनाब और झीलम की बात हो रही है, वो चेनाब और झीलम आप लोगों का 4 के साथ में लगना है डी का, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से आप लगा सकते थे। तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कितने लोगों ने सही किया था ये बता दीजिए यहाँ पर मैं हाथ ऊपर करके, कितने लोगों का सही हुआ था, ठीक है। कितने लोग थे जिन लोगों का सही हुआ था, कितने लोग थे जिनका सही हुआ था यहाँ पर? बहुत बढ़िया, ठीक है। काफी सारे लोग हैं फ्रेंड्स जिन लोगों ने यहाँ पर मैं क्वेश्चन को सही किया था। ऐसे ही आप लोग करते रहेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। नाउ फ्रेंड्स रायचूर दोआब भी एक है आप लोगों का, रायचूर दोआब, ठीक है, रायचूर दोआब, रायचूर बताओ। देखो
रायचूर दोआब बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। रायचूर दोआब, ये मैं आप लोगों से जब टेस्ट लूंगा हो सकता है उसके अंदर मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं, ठीक है, ओके। अगर हम लोगों ने क्वेश्चन मैं जब लूंगा टेस्ट तो उसके अंदर में हो सकता है इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं। तो रायचूर दोआब जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। दो कौन सी नदियां है ये आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स कर्नाटक के अंदर में। सबसे पहली बात कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। मैं देखिए कर्नाटक के अंदर में ये यहाँ पर में बह रही है कृष्णा नदी और ये है तुंगभद्रा नदी। तो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी इसके बीच में ये रायचूर दोआब है आप लोगों का, और ये बहुत ज्यादा फेमस है। इसको लेकर लड़ाई हुई है काफी सारी बार, ठीक है। इतिहास में काफी सारी लड़ाइयां इस रायचूर दोआब को लेकर हुई है, क्योंकि ये बहुत ही फर्टाइल इलाका है, बहुत ज्यादा उपजाऊ इलाका है और सब लोग चाहते हैं कि ये इलाका उनके पास में रहे। तो इसको लेकर काफी बार लड़ाइयां हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में, तुंगभद्रा वैसे जाकर बाद में कृष्णा में ही मिल जाती है, तो तुंगभद्रा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। तो तुंगभद्रा बाद में जाकर कृष्णा में ही मिल जाती है, लेकिन कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में ये वाला जो इलाका है ना, इसको रायचूर दोआब के नाम से जाना जाता है कर्नाटक के अंदर में, ठीक है। ये भी याद रख सकते हो आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, ठीक है। शाकाहारी शेर और बाघ दूध अंडा मांस शहद, मांसाहारी जंतु उत्पाद है, मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है, पादप एवं पादप उत्पाद। मतलब एक जो है फ्रेंड्स बेसिकली आप लोगों का ईवीएस वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग चाहो तो इसका आंसर कर सकते हो जल्दी से। बात है भाई कि वो जो है वो केवल और केवल पादप का मतलब क्या होता है, ठीक है। पादप का मतलब क्या होता है आप लोगों का, जो पेड़ पत्ते पौधे वगैरह हो जाए वही खाते हैं आप लोगों के, ठीक है। शहद कहाँ से प्राप्त होता है, तो मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन, ईवीएस की बुक में दिया हुआ है इसी वजह से लिया है मैंने, ठीक है। अदरवाइज वो नहीं है कि अपन इतना इजी क्वेश्चन, ये ईवीएस की बुक के अंदर में आप लोगों को क्वेश्चन दिया है एग्जाम आपकी टेस्ट बुक के अंदर में, ठीक है। तो जब आप लोगों को क्वेश्चन में बुक में ही दिया है तो ये आप लोगों को एक बार देख लेना चाहिए इसको। शेर और बाघ जो है ये मांसाहारी है, ठीक है। दूध अंडा और मांस जो है ये क्या होता है आप लोगों का, जंतु से प्राप्त होता है। जंतु मतलब किसी न किसी एनिमल से प्राप्त होता है आप लोगों का। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जो स्वतः निलंबित हो जाता है। पेड क्लास वाले बच्चे एकदम गोली की रफ्तार से आंसर करेंगे, क्योंकि आप लोगों को याद करवा दिया था मैंने ये, ठीक है। एकदम गोली की रफ्तार से आंसर करना चाहिए आप लोगों ने। आपको पता है फ्रेंड्स कि दो आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं होते, लेकिन जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय में एक ऐसा आर्टिकल है जो अपने आप जो है अपने आप निलंबित हो जाता है अपने आप। और इसका मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को याद भी करवाया था एग्जाम्पल्स के थ्रू। कॉमेडी वाली एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिए थे पेड क्लास के अंदर में, और एग्जाम्पल के थ्रू हमने याद किया था। वेरी गुड, क्या बात है। देखिए जितने भी लोग यहाँ पर में हैं पेड वाले, मैक्सिमम लोग आंसर्स कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। 19 जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का क्या होता है, अपने आप एलिमिनेट हो जाता है, अपने आप सस्पेंड हो जाता है। अगर भारत में कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो आर्टिकल नंबर 358 ये कहता है हमारे संविधान का कि भाई आर्टिकल नंबर 19, जब भी भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा तेरे को क्या करना है, अपने आप पीछे हट जाना है, बोलना है कि भाई मैं नहीं खेल रहा, मैं जा रहा करके, राष्ट्रीय आपातकाल में मैं नहीं खेल रहा, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल होते हुए ही, जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, मान लो चाइना ने हमला कर दिया या कोई भी दिक्कत आ जाती है भारत के ऊपर में, ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है। आपातकाल कब लगता है, जब कोई मुश्किल घड़ी आ जाए, ठीक है। तो आपातकाल जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है, ये खत्म हो जाता है आपका। उसके बाद में दो आर्टिकल्स ऐसे आप लोगों के जो कभी खत्म नहीं होते, ठीक है, ठीक है। 20 और 21 आप लोगों के कभी भी खत्म नहीं होते। आपातकाल, कोई भी आपातकाल हो आपका, 20 और 21 कभी भी खत्म नहीं होते। तो 20 एंड 21 कभी भी खत्म नहीं होते आप लोगों के, ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो 20 क्या है आपका, या आप लोगों ने मान लो कोई गुनाह किया है तो भी आपको कुछ बचाव देता है। 20 आर्टिकल नंबर 20 जो है दोष सिद्धि में आप लोगों को राहत प्रदान करता है, दोष सिद्धि होने के बावजूद भी आपको राहत प्रदान करता है। और आर्टिकल नंबर 21 आप लोगों को जो है वो जीने का अधिकार देता है। इमरजेंसी में भी जीने का अधिकार तो होना ही चाहिए आप लोगों को, ठीक है। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, सब मिलकर आवाज उठाए तो कुछ चांद पे रौब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूं मेरे चिल्लाने से क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली जीने का अधिकार तो होना ही चाहिए सभी लोगों को, चाहे इमरजेंसी आए चाहे कुछ भी आए, ठीक है। चलिए तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग। विश्व का
जो है बाघ किसको कहा जाता है ये आप लोगों को बताना था बेसिकली। यहाँ पर मैं बता दो, कोई बात नहीं, ठीक है। इस क्षेत्र को विश्व के बाघ के रूप में जाना जाता है, विश्व का बाघ। विश्व के बाघ के रूप में 1800 से ज्यादा लाइक हो गए फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। देखिए यहाँ पर में फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें विश्व के बाघ के रूप में किसको जाना जाता है, विश्व का बाघ, पूरे दुनिया का बाघ, जहां पर में या विश्व का फलोद्यान भी कहते हैं, जहां पर में बहुत ज्यादा फल उगते हैं। तो मेडिटेरियन रीजन जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, मान लो ये हमारा भारत है फॉर एग्जांपल, अगर आप इधर साइड में जाओगे ना, यहाँ पर में यूरोप और अफ्रीका के बीच में, यहाँ पर में यूरोप है और यहाँ पर में अफ्रीका है, आप लोगों का पूरा बड़ा सा अफ्रीका है। तो उसके बीच में जो ये जो सागर है इसको भूमध्य सागर बोला जाता है। उसके आसपास वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा जो है वो फल उगते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर वैसा है, वहाँ की भूमि वैसी है कि बहुत ज्यादा फल उगते हैं वहां पर में, स्पेशली नींबू वंश के फल, खट्टे वाले फल। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र को या फिर जो भूमध्य मेडिटेरियन रीजन वाला क्षेत्र है इसको विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, क्योंकि फल वहां बहुत ज्यादा उगते हैं। ठीक है, 43% लोगों ने आंसर किया है यहाँ पर में, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से जो है इससे ज्यादा लोग आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागर जो है आप लोगों का यहाँ पर में, उसके आसपास वाले क्षेत्र को आप लोग विश्व का फलोद्यान कहते हैं। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाला गलत तरीके से मिलान किया गया है। ठीक है, सुरेंद्र का हैप्पी बर्थडे है, तो सुरेंद्र भाई जी हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, देखिए ये जो बच्चे हैं जिन लोगों ने मतलब पेट के अंदर में एक बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को एक ट्रिक के थ्रू फंसाया था मैंने आप लोगों को याद करवाने के लिए, अब तो जिंदगी भर कभी जिंदगी में अब कभी नहीं भूलोगे आप लोग। ठीक है, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे वो बच्चे, क्योंकि वहां तो हमने कर लिया था। जैसे कौन सा वाला गलत तरीके से मिलान किया गया है। ठीक है, देखिए ये जो बच्चे हैं जिन लोगों ने मतलब पेट के अंदर में एक बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को एक ट्रिक के थ्रू फंसाया था मैंने आप लोगों को याद करवाने के लिए, अब तो जिंदगी भर कभी जिंदगी में अब कभी नहीं भूलोगे आप लोग। ठीक है, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे वो बच्चे, क्योंकि वहां तो हमने कर लिया था। जल्दी से बता देंगे हाथ ऊपर करके कौन कौन थे वहां पर में उस समय में भी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स कौन सा वाला करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो अगर मैं बात करूं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार, दो आर्टिकल है आप लोगों के, आर्टिकल नंबर 23 और 24। ये एक परिवार है आपका, ठीक है, जो शोषण के खिलाफ अधिकार के बारे में बात करता है, शोषण के खिलाफ अधिकार के बारे में बात करता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल नंबर 23 और 24। वही अगर मैं बात करूं रिलीजन की, धर्म के, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 में दी गई है, पूरे के पूरे हमने देखा है इसको। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता आपकी 25 से 28 के बीच में दी गई है, ये याद रखना है आप लोगों ने। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 के बीच में। वही अगर हम लोग बात करें सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, केवल माइनॉरिटीज को है, अल्पसंख्यक लोगों को। अल्पसंख्यक भी दो प्रकार से हो सकते हैं, दो प्रकार के अल्पसंख्यक होते हैं। कौन कौन से आधार पर हो सकते हैं अल्पसंख्यक, ये भी बताया था, जल्दी से बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, जल्दी से बताइए कि कैसे ले सकते हैं, याद कराया था मैंने आप लोगों को। दो प्रकार से होते हैं अल्पसंख्यक, ठीक है, माइनॉरिटीज दो प्रकार की होती है। ठीक है, दो प्रकार की, बताओ जल्दी से आप लोग। ओके, कल्चरल और शैक्षणिक अधिकार 29 और 30, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब कोई अगर संविधान का अधिकार आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पर में, कोई भी आपका फंडामेंटल राइट, तो आप कोर्ट जा सकते हो, वो 32 में दिया हुआ है। बट राइट टू इक्वेलिटी की अगर मैं बात करूं, समानता का अधिकार ये आप लोगों का आर्टिकल नंबर 14 से 18 में है, और स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से 22 के अंदर में है। आप अगर यहाँ देखोगे तो राइट टू फ्रीडम 14 से 18 लगाया गया, जबकि राइट टू फ्रीडम आप लोगों का 19 से 22 है, 19 से 22 के बीच में है। और आर्टिकल नंबर 14 से 18 जो है वो आपका राइट टू इक्वेलिटी है, इक्वेलिटी का अधिकार, इक्वेलिटी का। ठीक है, इक्वेलिटी का अधिकार है आप लोगों का। ठीक है, समानता का अधिकार, तो दोनों में फर्क है। क्या बात है, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम लोग आंसर लगा रहे हैं कि लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पर, भाषा और, ठीक है, माइनॉरिटी जो है आप लोगों की भाषा के आधार पर भी माइनॉरिटी हो सकती है, और धर्म के आधार पर। ये आपको याद करवाया था मैंने क्लास के अंदर में।
ठीक है, तो बच्चों ने आंसर कर दिया है, बहुत बढ़िया है, ऐसे याद कर दीजिए आप लोग। भाषा और धर्म के आधार पर माइनॉरिटीज हो सकती है। धर्म के आधार पर मतलब कैसा, जिसकी संख्या कम है, ठीक है, जो धर्म की संख्या कम है, हिंदुओं को छोड़कर भारत के अंदर में सारे के सारे धर्म जो है वो माइनॉरिटीज के अंदर में ही आते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर मैं ये पहला वाला जो है आपका, ये याद रखना, आप लोगों ने गलत तरीके से मैच किया गया है, पहला वाला गलत तरीके से मैच किया गया है। अर्शी जी कौन कर रहा है क्लास के अंदर में?